चलिए बात करते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ कंपनी की, में जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है ये सेपरेट लीगल एंटिटी? जो कंपनी है वो इन द आईज ऑफ लॉ, अगर कंपनी एक बार रजिस्टर हो जाती है तो इन द आईज ऑफ लॉ वो एक सेपरेट पर्सन या मैं कहूँ सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, जिसकी खुद की एक अपनी एग्जिस्टेंस है। जो भी ट्रांजैक्शंस एंटर की जाएंगी, किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर की जाएगी तो वो कंपनी के नेम पे ही की जाएगी, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके की हो। कोई अपने असेट परचेज करा है तो वो भी कंपनी के नाम पे लिया जाएगा, कोई अगर बैंक लोन लिया जा रहा है तो वो भी कंपनी के नाम पे लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिकली ट्रांजैक्शन कंपनी की है और वो शेयर होल्डर के नाम पे इनकर की जा रही है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक बिल्डिंग परचेज की गई और वो बिल्डिंग जो है एबीसी लिमिटेड ने परचेज करी, ठीक है, उस बिल्डिंग को परचेज करा एबीसी लिमिटेड ने। लेकिन हुआ क्या कि उस बिल्डिंग की जो रजिस्ट्री होनी थी वो रजिस्ट्री करवाई मिस्टर ए ने अपने नाम पे, ठीक है। तो ये गलत है। इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है। कंपनी और शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक नहीं है, दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कंपनी के नाम पर होंगी, वो शेयर होल्डर के नाम पे एंटर नहीं की जा सकती, ठीक है। और अगर की जाती हैं तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगी। देखिए, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें कोई कंसाइज मत करना, ऑलरेडी चीज़ें कंसाइज है। कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी बन जाती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट दैट ऑफ इट्स मेंबर। उसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट एग्जिस्टेंस है मेंबर से। कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, खुद का बैंक अकाउंट होगा, लोन रेज कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, मिनिमम पॉइंट्स है जो लिख के आने, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी and for such contracts they will be treated like outsiders. Let us take an example. एक कंपनी है suppose ABC Limited, ठीक है, जिसके अंदर 3 शेयर होल्डर्स हैं ABC, और बाकी इन जनरल पब्लिक भी जो है उसमें शेयर होल्डर है। ए के पास कंपनी के 25% शेयर हैं, बी के पास 10% शेयर हैं, सी के पास कंपनी के 15% शेयर हैं, और बाकी जो शेयर हैं 50% पब्लिक में। तो क्या ए जो है वो एबीसी लिमिटेड को लोन दे सकता है? क्या ए जो है एबीसी लिमिटेड को गुड्स सोल्ड कर सकता है या वो गुड्स बाय कर सकता है? तो आंसर इज यस। कोई भी मेंबर का मतलब यहाँ पर जो है, मेंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंबर का मतलब है शेयर होल्डर, ठीक है। वैसे मेंबर शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है, इंटर लेवल पे देखेंगे, अब ये एक ही चीज है। तो जो आपका जो मेंबर है दैट इज द शेयर होल्डर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे लोन देने का, गुड्स खरीदने का, बेचने का, किसी भी तरीके का। और फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट दे विल बी ट्रीटेड लाइक आउटसाइडर्स। मतलब वो एक ये नहीं है कि कंपनी का वो शेयर होल्डर ही है, वही गुड्स बेच रहा है तो या वही लोन दे रहा है तो भाई एक ही है, घर वाली बात है, ऐसा नहीं। दे विल बी ट्रीटेड लाइक आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। एक होता है वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी अगर कल दिन बंद होती है तो सबसे पहले जो है पेमेंट की जाती है क्रेडिटर्स की, ठीक है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, या आप समझिए सबसे पहले क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाती है, फिर पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल की, ठीक है। तो अगर सपोज ए ने 25% कैपिटल लगा रखी है, शेयर्स ले रखे हैं और लोन दे रखा है 10 लाख रुपए का अलग से, तो वो वाइंडिंग अप के टाइम पे इन द कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स खड़ा है एज आउटसाइडर। समझ में आई बात? जो 25% उसकी कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो यहां पर आती है। लेकिन जो उसने 10 लाख रुपए का लोन दिया है वो एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वाइंडिंग अप के टाइम पे उसकी वो पेमेंट अलग से की जाएगी, वो उसकी कैपिटल में मर्ज करके नहीं देखा जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। अब एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं केस स्टडी है, देखिए जरा। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब ये क्या केस लॉ है? ये हुआ था आपका मकोरा वर्सेस नॉर्थर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हुआ क्या, जो एम था वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ ए टिम्बर कंपनी।
99.9% शेयर एक कंपनी के एम के पास थे, सिर्फ एक शेयर नहीं था, बाकी सारे शेयर उसी के पास थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इस एम ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है, अब इंश्योरेंस पॉलिसी ली, क्या इसके गुड्स में क्या पड़ा होगा, टिम्बर पड़ा होगा। ठीक है, तो वो जो स्टॉक के लिए उसने एक पॉलिसी ली, इस टिम्बर के लिए एक उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है, अब वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो उसने ले ली इन द नेम ऑफ एम, मतलब अपने नाम पर ले ली, कंपनी के नाम पर उसने नहीं ली। समझ में आई बात। अब हुआ क्या, देखो, ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एम इंश्योर द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। उसने जो टिम्बर थी वो अपने नाम पर इंश्योरेंस करवा ली। अब हुआ क्या, टिम्बर जो है वो लॉस्ट हो गई इन फायर, आग लग गई। अब एम ने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनसेशन। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। रीजन बीइंग वो जो स्टॉक था वो किसका था, कंपनी का था, जबकि इंश्योरेंस जो है वो एम ने अपने नाम पर ले रखा था। और जो स्टॉक लॉस हुआ वो कंपनी का लॉस हुआ। आप समझना इस फैक्ट को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो लॉस हुआ, स्टॉक हुआ, जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ वो किसका हुआ, कंपनी का। उसने बोला अरे भाई उस कंपनी का मालिक तो मैं ही हूँ, तो उन्होंने कहा भैया नहीं, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, वो स्टॉक जो था वो कंपनी का था, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पर है, आपका थोड़ी ना स्टॉक लॉस हुआ है कोई, वो कंपनी का हुआ, और कंपनी के नाम पे तो कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो आपके नाम पर है। आपके पास अगर कोई स्टॉक है वो लॉस हुआ है तो आप बताओ, हम क्लेम देंगे। सो हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी was not liable to him so as no shareholder has any right to any item of property owned by the company। वो बार बार क्या बोल रहा था कि भैया कंपनी मेरी है, वो ये कह रहा था कि कंपनी तो मेरी है ना भाई, स्टॉक तो। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि जो स्टॉक लॉस हुआ है वो किससे बिलोंग करता है, कंपनी से बिलोंग करता है। हमने कंपनी का तो इंश्योरेंस किया ही नहीं, हमने तो किसका किया था, मिस्टर एम का। और मिस्टर एम का कोई स्टॉक लॉस नहीं हुआ। वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो कंपनी है और मैं हूं दोनों एक हैं, बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर ही हैज़ नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम। अब काफ़ी बच्चे खामखा क्वेश्चन करते हैं कि सर इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। वो सब सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, हमें प्राइमरी एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए। अननेसेसरी अपने दिमाग को आप मत घुमाना। मैं सिर्फ आपको इस केस लॉ से ये समझाना चाहता हूँ कि दैट कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। अगर कोई चीज़ शेयर होल्डर ने अपने नाम से कर ली तो उसके लिए वो खुद फिर पर्सनली जिम्मेदार हैं, कंपनी और उसको दोनों को एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। समझ में आई बात। तो ये अब देखो जरा, आप पढ़ो, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। इंश्योरेबल मतलब ये जो भी इंश्योरेंस करवाया था इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। क्या सर केस लॉ का नाम याद रखना पड़ेगा? इस केस लॉ का नाम याद रख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एग्जाम में यही चीज़ केस स्टडी के फैक्ट में दे दी जाती है आपको। सर क्या फैक्ट्स ऑफ द केस याद रखने पड़ेंगे? जो इंपॉर्टेंट है उसके याद रखिए। और क्या सर ये इंपॉर्टेंट में आता है? जी हाँ, इसको आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए बाकी बातें नेक्स्ट उसमें।